सभी लोग आओ दोस्तों बात करते हैं। ग्रुप डी का भी पेपर लगे, जिनका ग्रुप डी का भी पेपर नहीं हुआ एक बार इस पेपर को देख के फिर बैठते। एक्सपेक्टेड पेपर है, जो पूछे पिछले एग्जामों में उनका एनालिसिस करके ये पेपर बनाया गया है। जिनका अब तक पेपर नहीं लगा वो पेपर को देख के फिर उसके बाद बैठे, जिससे कुछ चीजें सिमुलेटिव में यूज होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चनों को देख लेना एक बार, सारे क्वेश्चन अच्छे पूछे। ठीक है, क्वेश्चनों का एक बार अप्रोच समझो कैसा है। देखो आई से क्वेश्चन पूछा, यानी मेंसुरेशन को आपको पढ़ लेना एग्जाम से पहले। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे एग्जाम की शिफ्टों में मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछेगा। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जो एग्जामिनर जिस चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है उससे दोबारा भी उठाएगा। तो आप लोगों को मेंसुरेशन को एक बार पढ़ के फिर उसके बाद बैठना है। मेंसुरेशन से आयत से क्वेश्चन आया। एक आयत का विकर्ण 53 सेमी है, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को कितना दे दिया, 2160 वर्ग सेमी है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। देखो आयताकार आकृति कैसी होती है, ये एक आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, समान नहीं होती। आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है और चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90। ये विकर्ण दे दिया डायगोनल, इनके दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं। आप लोगों को ये विकर्ण कितना मिला, 53 डिग्री। आप लोगों को इसका क्षेत्रफल मिला 1260 वर्ग सेमी। आपसे पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा। देखो एल और बी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। आप लोगों को 53 इसका विकर्ण दिया। विकर्ण ये वाली भुजा होगी, ठीक है, ये वाली, और आप दोनों को इन दोनों का मल्टीपल दे दिया। तो मेरे को एक चीज बताइए आप लोग, इन दोनों का गुणनफल होगा ये, जो भी होगा तो पूरे का क्षेत्रफल डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ विकर्ण होता क्या है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये होता है कि क्या होता है विकर्ण, दोनों भुजाओं का स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या विकर्ण नहीं है क्या। तो अगर मैं एल स्क्वायर बी स्क्वायर करके 53 का स्क्वायर कर दूं तो ये विकर्ण होगा कि नहीं होगा, होगा। आपको दोनों भुजाओं का 6 एल बी दे रखा है, तो क्या बताओ एल और बी दे रखा है कितना, 1260 दे रखा है। क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए बी आ गया, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके सोल्व नहीं कर सकते। आपसे पूछा है परिमाप, यानी एक तो एल भी चाहिए और एक बी भी। लेकिन मैंने कहा मैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लूंगा सर, जो कि होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। होता है नहीं होता, होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका डबल यहां रख देंगे, क्योंकि इसका डबल तो यहां रख देंगे, क्योंकि ये तो एल और बी का स्क्वायर है, ये एल। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, इतनी। तो इसका स्क्वायर करो पहले, कितना हो गया इसकी स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, 5 थी 15, 15 का डबल कितना होता है 30, 30 का 0 ये 3 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 3 जोड़ो बेटा कितना हो गया 28। आप लोगों ने बोला 2LB भी रखना है, तो 1260 का डबल 0, 6 का डबल कितना होगा 12, 12 दूना 24 और 1 25, 2520 हुआ कि नहीं हुआ, बोलेंगे सर हुआ। यहां पे देख लो 9, ये कितना गया 2, 8 5 13, 2 2 4 1 5, 2529 एल प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर। परिमाप के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए परिमाप बराबर तो है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अगर आपको एल और बी मिल जाए, क्या उसका डबल नहीं कर दोगे क्या। तो इसका रूट क्या हो सकता है, आसपास सोचो। 5329 का रूट क्या हो सकता है। आपने कहा सर ये तो 3 होगा या फिर क्या होगा 7। जब भी आपको कोई भी स्क्वायर निकालना हो, पीछे वाली को तो देख लिया करो, 3 3 9 होता है, 7 को 7 से गुणा करते हैं कितना होता है 49, तो भी 9 आएगा और तो भी 9 आएगा। बीच वाली एक संख्या छोड़ दो और इसके आसपास की एक संख्या ढूंढ के आओ, कितनी हो गई 7 7 49 होता है। तो या तो ये तो फिक्स हो गई, या तो 73 का है या किसका है 77। 73 का डबल कितना होता है, 73 का डबल कितना होता है, 73 का डबल देगा 6 7 दूनी 14, यानी उसका आंसर कितना गया 106। समझ में आया सभी को, बोलेंगे समझ में आया सभी को पीछे तक, ठीक है ना। दोबारा समझ लेना एक बार बैक करके, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, लेकिन है सारा बेसिक ही है, ठीक है। यहां से भी तुम लोगों से क्या पूछा, इस तरह से चीजें दे दी, फिर आपसे पूछा परिमाप ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या निकाल के आओगे, भुजा, और भुजा निकालने के बाद क्या पता चला, परिमाप, ठीक है। ये भी पूछा हो किसी ने, आगे बे से पूछेगा। तो मेंसुरेशन पे किस पे काम करो, आयत पे। आगे चलो, देखो ये 2 गुणा 10 30 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखो आप मान भी रख सकते हैं, 10 30 का मान रखो और इसका मान रखो, फिर यहां से मैच कर लेना। या फिर आप क्या करोगे, देखो 2 tan थीटा को क्या बोलेंगे, 2 गुणा साइन थीटा बटे कोस थीटा। बताओ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर किसका मान होता है, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा का। होता है नहीं होता, होता है।
आप लोग बोलेंगे सर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बीच वाले को इससे करूंगा तो ये तो कट गया, तो ऊपर कितना जाके गुणा हो गया साइन थीटा, तो 2 गुणा साइन थीटा और कितना हो गया कोस थीटा। समझ में आया। थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है 30 डिग्री रख के सोल्व करो, 2 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। आप बोलेंगे यस सर। और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है कि नहीं होता, होता है। देखो 2 से 2 कट गया, √3/2 जो कि किसका मान आता है साइन 60 का। अरे कोस 30 डिग्री साइन 60 का अपोजिट नहीं होता क्या, बोलेंगे। और 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री। हर 90 डिग्री पे एक दूसरे पे थीटा क्या होते हैं इंटरचेंज नहीं होते क्या, बोलेंगे सर 30 डिग्री अगर इसका 60 डिग्री है तो √3/2 होगा, और कोस का कितना, कोस का अगर 30 डिग्री है तो √3/2 होगा। ठीक है ये चीज इस तरह से हैंडल करके आओ, क्वेश्चन को छोटा पूछ रहा है बड़ा नहीं। ठीक है आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो 2 कोण होते हैं अवनमन और उन्नयन, दोनों एक बार समझ लो। देखो राइट एंगल पे होते हैं, ये किसी का आधार है और ये कोई दीवार है। अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो ये कोण कितने डिग्री का होता है, ये कोण जो भी डिग्री का होता है ये कौन सा होता है उन्नयन कोण होता है, उन्नयन। और यहां से कोई देखने की बातें करता है तो इस कोण को कौन सा कोण बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है ये चीज पता होनी चाहिए। हो सकता है इस पेपर में उन्नयन कोण पूछा हो तो अगले पेपर में कौन सा डाल देगा उन्नयन। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये जेड क्या करती है कोण है, दोनों कौन सा करती है कोण है जेड, तो दोनों कोण कैसे होंगे समान, ये भी थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। तो आप लोगों से इस कोण का मान कितना दिया 30 डिग्री। ठीक है फिर आपसे बोला जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है, तो यहां से मीटर कितना दिया 30 मीटर। तो ये तो दीवार का पाद हो गया, जहां से पैर है उसे पाद बोलते हैं। यहां से दूरी, ये जो दूरी है ये 30 मीटर है। आप लोगों से पूछा है बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, ऊंचाई पूछ ली। 30 डिग्री के अगर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला कितना होगा। तो आप जब कोई चीज समझनी है देखो 30 का पता ही होना चाहिए था आपको। मान लो ये भुजा 30 दे दी तो ये कौन कितना है 60, 60 के सामने 30 मीटर है, 60 डिग्री के सामने 30 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा 30/√3। नहीं आया समझ में, नहीं आया तो एक बार देखो क्या क्वेश्चन है, बताओ ये हाइट है कि नहीं, ये बेस आधार है कि नहीं। आपने पढ़ा है लाल बट्टा कक्का, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है तो आप सिर्फ मेरे को एक चीज बताओ, हाइट ऊंचाई बट्टे लंब बट्टे कौन सा देखना है मेरे को, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार कौन से में आ रहा है लास्ट वाले में, पहला कोस थीटा होता है फिर साइन फिर कौन सा होता है टेन। तो टेन थीटा लगा के आना था, टेन थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है लंब एच है और आधार कितना दे दिया 30। आप बताओ टेन थीटा का मान कितना रखोगे √3 रखोगे या नहीं रखोगे, रखेंगे सर h/30 हो गया। अब जब इसको h/30 है, जब इसको आप इधर मल्टीपल करोगे तो h का मान ही कितना गया 30 बटा कितना गया 30/√3। बताओ सर ने वही लिखा है क्या, समझेंगे, बोलेंगे सर इसका परिमेयकरण कर लेते, परिमेयकरण √3 से ऊपर भी नीचे और नीचे से भी क्या कर लेते गुणा कर लेते। जब आपने गुणा किया तो ऊपर तो कितना गया 30√3 और नीचे कितना हो गया √3। देखो √3 से √3 कट के कितना हो गया 3, 3 से जब काटा तो कितना गया 10√3, और 10√3 कौन सा ऑप्शन सही था बी। समझ गए सभी पीछे तक, समझ में आया, आगे बढ़ो। एक कुर्सी के लिए बोला गया आप लोगों को 2858 और 77 पैसे में बेची गई और बेचने के बाद 27% का लाभ हुआ है। बताओ कोई खरीदा हो मूल्य होगा, मूल्य पे कितना 27% लाभ मिला, तो बताओ वो सेलिंग प्राइस कितने के बराबर जाएगी 127%। यानी उस हर चीज कितनी होती है दुनिया में 100%। 27% अगर किसी ने लाभ कमा लिया तो उसको कितने में बेचा होगा 127% में। ठीक है समझे। तो आपने कहा सर 2858.777 जो मूल्य है वो 127% के बराबर है, हमें 100% यानी आपसे पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है जब आपने देखा परसेंट से परसेंट काट दिया, देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया 100, ये कैंसिल आउट हो गया। जब इसको मैनेज करोगे देखो 127 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन आप आंसरों में देखो कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं है। ठीक है ना ये चीज। समझ में आ रहा है क्या पीछे वालों को भी। लास्ट में कटेगा नहीं, जिनके एग्जाम में कटेगा नहीं अंदाजा लगा देना उसी टाइम। क्या लगा देना है अंदाजा कि लगभग इसके आसपास जाएगी वैल्यू कट के।
क्योंकि ये चीजें वहां भाग देने लायक नहीं होती। ठीक है, कैसे अंदाजा लगाएंगे समझा देता हूं दोबारा। देखो पॉइंट हटाने के बाद 100 लगाया, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसी चीज को कैलकुलेट करके आना है। ऑप्शनों को एक बार देख लेना, अगर ऑप्शन में कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, यानी पॉइंट में नहीं है, यानी इसका पूरा भाग जाने वाला है इसमें। तो लास्ट में 7 है और ऊपर भी 7 है। बताओ 7 को किससे गुणा कर दे कि ऊपर भी 7 आ जाए? यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए जिससे गुणा कर दो कि ऊपर भी 7 आ जाए? 1। तो लास्ट में 1 होना चाहिए, तो ये दोनों आंसर तो कटेंगे ना। समझ में आने लग गया? 0 तो हो ही नहीं सकता। तो ये आप लोगों ने अंदाजा लगाया। फिर मैंने कहा इसी चीज को मैं इस तरह से लिख दूं, ये जो चीज लिखी हुई है भाई मेरे को पता है इन दोनों में से एक से कटेगा, तो मैंने इसको लिखा 2000 प्लस 251। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं, फिर इसको चेक करूंगा। अगर उससे एक को चेक कर लो, कोई से को भी, अगर एक फेल हो गया तो दूसरा अपने आप आंसर होगा। 2000 से इसको लगभग गुणा करके देखेंगे तो 12 दूना 24 और 27 को भी गुणा किया, 27 दूना 54, लगभग इसके आसपास पहुंच रहा है क्या? फिर बाद में मैं जो चीज बचेगी उसको और गुणा करके देखूंगा, तो ये कितना हो गया? लगभग 200, यानी कितना हो गया? कितना हो गया ये? 250 के आसपास हो गया क्या? तो 2627 के आसपास जा रही है क्या वैल्यू? तो आप लोगों ने बोला सर ये पूरा कट जाएगा इसी से, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 2251, क्योंकि ये खुद ही 1/4 नहीं होगा, कह रहे हैं। समझ में आ? अगर कोई भी 1000 वाइस है तो ये 1/4 होगा उस चीज का। ठीक है ना? तो इस तरह से मैंने काट के देखा कि लगभग इसके पास 12 दूना 2400 तो ऐसे ही दिख जाएगा, इससे भी आएगा वो तो। ठीक है ना? बाद में मैंने अंदाजा लगाया 254 से तो और गुणा करूंगा ना इस वैल्यू को, ये 254 से और गुणा होगी, तो 254 को इससे गुणा करेंगे तो 2500 के आसपास नहीं जाएगा क्या? तो 26 हो गया, 2600 में 2500 के आसपास जोड़ूंगा तो 2800 500 के आसपास जा भी रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी निश्चित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात, एक चीज हमेशा लिख के रखो जब भी आप लोगों को ऐसी चीज आ जाए, बहुलक, बहुलक का जो मान होता है बराबर किसके होता है? 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस होता है हमेशा 2 गुणा माध्यिक। ये नोट कर लेंगे सभी, जो देख रहे हैं वो भी नोट कर लेंगे, जो बैठे क्लास में वो भी नोट कर लेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता है ये। एक तो कैसे सोल्व करके आओगे वो देखो। आप लोगों से पूछा माध्य और बहुलक का अनुपात, आपको दिया है माध्यिका और माध्य, माध्यिका को यहां रखो और माध्य, देखो माध्यिका को तो बाद वाला है तो 5, तो 3 गुणा 5 करेंगे। आप लोग बोलेंगे सर माध्य पहले वाला था ये रहा 4, माइनस 2 गुणा 4 करेंगे, आपको कौन सा निकल के आएगा? बहुलक। आ जाओ, 5 से गुणा गया 15, 4 से गुणा गया 8, यानी कितना गया? 7। आपसे पूछा है माध्य, माध्य को उठा के लाओ, कितना हो गया? 4, ये कितना है? बहुलक 7, तो 4/7 कौन सा रहा था? डी ऑप्शन। समझ में आ? तो ये लाइन सबको याद होनी चाहिए, लिख लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। सीधा पूछ रहा है एग्जामिनर, ग्रुप डी के एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी, सब में पूछता है इसको। ठीक है ना? 3 ही तो चीज होती है, मेड, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, उतारो, आगे बढ़ो। देखो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघातीय समीकरण में उसके मूलों का जो मान होता है अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? अल्फा और बीटा। उसी चीज पे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो एक बार जिनकी ये चीज क्लियर नहीं है वो क्लियर करके फिर एग्जाम में बैठेंगे, ये ध्यान रखो। अल्फा और बीटा को सबसे पहले मैं निकाल लूंगा, और आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए, 2 मूल होते, एक अल्फा होता है एक बीटा। दोनों को जब मैं निकालता हूं तो अल्फा प्लस बीटा तो होता है b/a माइनस में, और अल्फा और बीटा का जो मल्टीपल होता है यानी गुणज कितना होता है? c/a। बस ये दोनों चीज काम आने वाली है। अब देखते हैं क्या पूछा है। आप लोगों से पूछा अल्फा और बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा एक की तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मेरे को अगर निकालना है तो बताओ, ये अलजेब्रा में आप a स्क्वायर b स्क्वायर निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके -2 अल्फा और बीटा घटा देंगे, तो बताओ ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी? आएगी सबको? आप बोलेंगे ये सर तो अल्फा प्लस बीटा का मान ही कितना होता है? b/a माइनस में। तो हमेशा याद रखो जो भी x की पावर 2 थी उसका जो वेरिएबल का जो मान होता है वो a होता है, और x वाले का कितना होता है? 11, और कांस्टेंट वैल्यू c का मान होती है। ठीक है ना? जो पावर में होता है x उसका जो मान होता है वो a होता है, जो इसके साथ चलता है तो वो b का मान होता है। किसका मान होता है? b का। कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं? c। ठीक है, आ जाओ सर लगा लेंगे, अल्फा और बीटा का मान आएगा b/a, तो b तो 11 हो गया जो कि माइनस का है, वहां पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस,
और इसका मान कितना है 1, इसका 1 है, इसका -11 है और सी का मान कितना है 18। आप जब रखोगे -1 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 11 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ कितना गया 11, तो आप बोलेंगे सर 11 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, आगे चलो, 2 गुणा अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा किसे बोलते हैं सी अपॉन ए। सी कौन सी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू 18, एक मान 18 में 1 का भाग दोगे तो कितना गया 18, तो 2 गुणा 18। जब इसको सोल्व करेंगे तो 121, 18 को गुणा किया 36, जब घटाएंगे तो 5 बचा और यहाँ पे 11 में से 3 गया तो 8, 85 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया सभी को पीछे तक? तो अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दो वेरिएबल, ये चीजें याद होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। दोबारा पूछेगा एग्जामिनर, जब एक बार पेपर में एनालिसिस करते टाइम ये चीजें आ गई तो दोबारा भी देगा, ठीक है ना, सेम पैटर्न पे यूज होते हैं पेपर। आगे बढ़ो, देखो आते हैं ग्राफ पे तो क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता है, ये 3 भी पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये पाई चार्ट पे क्वेश्चन पूछा उसने, आप लोगों को इस तरह से खर्चे दे देगा, वो आप लोगों को लिख के दे देगा किस चीज की क्या मद है, आराम से आपको पढ़ना है, फिर उसको सोल्व करके आना है। देखो, निम्न आलेख का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए उत्तर दीजिए। 2022 में कंपनी एक्स की विभिन्न उत्पादकों की बिक्री का ब्यौरा दिया गया है। ये बिक्री थी, बैग बिके, शूज, इस तरह से जो भी अम्ब्रेला वगैरह सबकी बिक्री की मद है, लेकिन सब परसेंटेज में है, तो सारे मदों का योग कितना आएगा 100%, क्योंकि कंपनी ने 100% बिक्री की होगी सारों में, तो इस तरह से आपको मदों को दिया। अब जो निकालना है वो नीचे दे रखा होगा। 2022 में कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या कितनी थी 1000, टोटल कंपनी ने 1000 वस्तुएं बेची, ठीक है। तो वर्ष में कंपनी द्वारा बेची गई रेनकोट, कहा है रेनकोट, आप ऐसे ढूंढ लेंगे, ये रहा रेनकोट, ठीक है, और जैकेट की कुल संख्या, ये रहा जैकेट। बताओ 13% रेनकोट बिके, 8% जैकेट, टोटल कितने बचे 21%। आपको 21% का मान निकाल के आना था, और आपसे यही पूछा था कुल कितनी संख्या थी, 20 से 20, तो कितने बिके 210, तो कहानी खत्म। समझ में है सभी को? इस तरह से ढूंढेंगे, दोबारा सेम ऐसा ही बनेगा जिनके एग्जाम में, पहले इसको देख के फिर बैठेंगे एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ो, निम्न आंकड़ों का बहुलक, देखो मिड मीडियन मोड से 2 या 3 क्वेश्चन सेट करके देगा। अब बहुलक पूछे तो समझ जाओ बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, एक लाइन इस तरह से संख्या लिख के बहुलक पूछे, तो बहुलक का मतलब होता है जिसकी बहुलता ज्यादा हो, जो संख्या ज्यादा बार आई है वही तुम्हारा आंसर है। जैसे 41 कितनी बार है 1 2 3, 41 कितनी बार है 3 बार है। ये मोटे मोटे से जिसकी बहुलता ज्यादा, जो संख्या ज्यादा बार आई है, बहुलक का मतलब यही होता है, वही आंसर है, बस ढूंढना है संख्या को। फिर तुम लोगों ने देखा 55 कितनी बार है 1 बार, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, अपन को बहुलता जिसकी ज्यादा है उसको लेना है। 45 कितनी बार है 1 बार है, 45 भी अपना आंसर, देखो ये अपने आंसर नहीं हो सकते। फिर 48 की तरफ चले, भाई 41 3 बार आ गया, इससे ज्यादा बार कोई 4 बार आ रहा होगा, वो आंसर होगा, या तो फिर 48 आंसर होगा, ठीक है। 48 कितनी बार है देखो 48 2 बार है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। 40 कितनी बार है 1 बार, ये भी आंसर नहीं है। 47 कितनी बार है 47 कितनी बार है 1 2, देखो कोई भी इसको टक्कर नहीं देने वाला अभी। फिर कौन सा आया 47 देख लिया। 54 कितनी बार है 54 2 बार, एक ही रहा, ये भी नहीं आंसर हो सकता। 44 कितनी बार है 1 बार ही है। 49 1 बार है। 48 2 बार था, नहीं है। 53 2 बार है, नहीं है। 54 भी नहीं है। 50, तो आंसर कौन सा हो गया 41, बस खत्म। जिसकी बहुलता ज्यादा वो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित था। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पे भी कमांड बना के फिर एग्जाम में बैठेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज को भी थोड़ा ठीक कर लो, जो अच्छे चैप्टर है उनसे क्वेश्चन पूछे इसने। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्षों में 13,395 रुपए और 60 पैसे रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 22% वार्षिक है तो धनराशि कितनी होगी? ये जो दे रखा है 13,395, ये अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज है, और ब्याज कौन सा इसमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी ये पूरी राशि क्या है अमाउंट है। समझ में आया? बोलेंगे सर अगर आप लोगों से अमाउंट दे दी तो 13,395 जो ये है ये अमाउंट है, और इस पे 22% की दर से कितनी बार ब्याज लगा है
2 बार। तो बताओ 122 गुणा 122 की वैल्यू नहीं है क्या ये? आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल है। किससे? 100 से गुणा करके आ जाएंगे, 100 गुणा 100, क्योंकि 122 22% ब्याज लगा 100% पे, तो 122 हुआ कि नहीं? और कितनी बार लगा? 2 बार। तो 122 122, तो दोनों का परसेंट हटा के 100 गुणा 100, इसको कैलकुलेट करके आना है। देखो कोई सा भी आंसर पॉइंटों में नहीं है, इसलिए निकालना क्या हो गया? आसान। पॉइंट का यहां 0 लगाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई। देखो इसको इससे गुणा करो एक बार, कितना आ सकता है? देखो जब काटूंगा 0 आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो 3 0 तो आएगी, तो 2 0 वाले आंसर नहीं हो सकते, 2 0 वाले आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने कहा 2 दूनी 4 होता है, 4 को किससे गुणा कर दें कि 6 आ जाए? तो 4 को 9 से गुणा करने पे 4 है, 9 चौक। समझ में आया सबको? पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुने से 14 वर्ष अधिक है। देखो 2 गुने से 14 वर्ष, देखो पुत्र और पिता के लिए बात कर रहा है, पुत्र और पिता 2 जने थे। ये आज की बात है, यानी ये वर्तमान है उनका। कौन सा मान है? वर्तमान। आज से 5 साल पहले की उन्होंने बात की, और वो बोल रहे जो इनका पिता है, बेटे पिता अपने पुत्र का 2 गुने से भी कितना ज्यादा है? 14 साल ज्यादा है, 14। तो आप लोग बताओ, ये 1 यूनिट की वैल्यू 14 नहीं आ रही क्या? आप बोलिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो बताओ बेटा कितने साल का हो गया? 14। पिता कितना हो गया? 14 दूना 28। अब आप लोग बोलेंगे सर 14 का डबल हुआ है, तो आप लोगों से बोला पुत्र की आयु के 2 गुने से भी 14 वर्ष अधिक है, तो जो 14 का आपने 2 यूनिट की वैल्यू निकाली 28 साल, तो ये पिता की उम्र नहीं है, 14 साल और ऐड करनी पड़ेगी। तो कितने साल का है पिता? 42 साल का है, 42। ठीक है ना? ये चीज समझ में आई। 5 साल पहले अगर उसका पिता 42 से का था, तो आज कितने साल का हो जाएगा? 47। अगर बेटा 5 साल पहले 14 साल का था, तो आज कितने साल का? 19 साल। अब आप लोगों से ये बोला गया उसकी अब कितने वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी हो जानी चाहिए? दुगनी, यानी 2:1 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बताओ कितने साल बाद हो जाएगी ऐसा? तो आप लोग क्या करेंगे? 47/19 इतने साल बाद हो जाएगी सर। कितने साल बाद? इतने। और कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। आप रेशियो को बिल्कुल खड़ा कर सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ही क्या होती है? अनुपात होते हैं। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया? ये 47 + 1 हो गया बेटा, और ये कितना हो गया? 19 को इससे गुणा, 19 दूना 38, और ये कितना हो गया? 2x। 38 को इसमें से घटाए तो कितना बचा? 9 बचा, 9। तो x का मान ही कितना गया? 9। यानी वो सालों की संख्या कितनी थी? 9 थी। 9 साल बाद ऐसा होगा। समझ में है सभी को पीछे तक? ठीक है ना? ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 गुने से 14 वर्ष अधिक है, 2 गुना नहीं है सीधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे पूछा है? कौन सी संख्या से पूछा है? परिमेय संख्या से। ये रेशनल नंबर है, तो मेरे को एक चीज बताइए आप, ये यहाँ पे लाइन लगी हुई ऊपर, इसका मतलब क्या है? 3 2 3, यहां से रिपीटेशन चल रहा है इसका। 0.5 पे देखो बार नहीं है, उसके बाद बार है, यानी 3 2 3 3 2 3 3 2 3, कहां तक जा रहा है? अनंत तक। इसका मतलब यही होता है बस। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो पूछा P/Q की फॉर्म, और P/Q की फॉर्म में कौन सी संख्या लिखी जाती है? परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख देते हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ दिखे, तो जितनी संख्याओं पे ये लाइन लगी हुई दिख जाए, उतने तो 9 लगा दो, उतने तो 9 लगा के आने एग्जाम में। जितनी संख्या पे लाइन दिखे तो 9 लगा दो। कितनी बार? 3 बार, 3 संख्या। और जितनी संख्या पे नहीं दिखे उस पे क्या लगा दो? 0। और जिस संख्या पे लाइन नहीं दिखे उस संख्या को पूरी संख्या में से घटा दो। क्या समझे? दोबारा, जो संख्या लिखी हुई है उसको ऐसे कैसे लिख लो, जितनी पे लाइन लगी हुई है उतने 9। 3 पे लाइन थी, 1 2 3 बार 9 लिख दिए। जिस पे नहीं लगा हुआ उसका 0 लगा दो, हो गया। अब ये चीज देखो आगे, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो ऊपर वाली संख्या में से। सोल्व कर लेते हैं। जब सोल्व किया तो कितना गया? 8 आ गया, 1 आ गया, और कितना गया? 53। एक बार ये चीज देख लो, समझ में है सभी को? नीचे क्या बचा? 9 9 9 0। कट रहा है तो काट लो। किससे कट रहा है? 2 से। 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4। 2 से 6 बार कटा, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार। नीचे काटो, 2 से 4 बार। ठीक है, 2 से 9 बार, 2 से 9 बार, 2 से 5 बार। कौन सा ऑप्शन सही था? 26 59। कौन सा? सी ऑप्शन सही था आपका। ठीक है ना? सी ऑप्शन सही था। ये क्वेश्चन अगर पूछा है इस पेपर में, तो आने वाले सभी पेपरों में क्वेश्चन पूछेगा वो। तो इस चीज पे भी काम करके जाना। ठीक है ना? एक बार वीडियो जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। आगे बढ़ो।
एक पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है? 20 मिनट। ये भरने वाला पाइप है, ये भर सकता है, तो आप ऐसे लिखेंगे कोई ए पाइप उसको 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा पाइप भरे हुए को कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो इसको माइनस से दिखाएंगे, खाली करने वाला हमेशा माइनस से दिखाओगे। जिनका अगर किसी को लगता है कि ये पाइप एंड टैंक के टाइम एंड वर्क ठीक नहीं है, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल के प्लेलिस्ट में वहां से एक वीडियो देख ले, ठीक है ना। ये खाली करने वाला पाइप कितनी मिनट में खाली कर देता है? 20 मिनट में। आप बोलेंगे ये सर कर देता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ चलाया जाए तो टैंक पूरी तरह से बनने में कितना समय? सबसे पहले आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एलसीएम लेके ये देखेंगे कितनी धारिता है टैंक की, तो टोटल लीटर बताएगा। तो 20 और इसके एलसीएम कितना आया? 20। 20 का आप डिवाइड करेंगे तो 2 आया, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये इफिशियंसी को डिनोट करेगा, कार्य क्षमता। बस इतना पता लगने के बाद आप कर दोगे एग्जाम में। दोनों को एक साथ खाली टैंक में खोला गया तो 20 लीटर टैंक में जाता है। समझ में आया? कितने लीटर का टैंक था? 20 लीटर। आप एक को खोलते हैं तो 2 लीटर अंदर डालेगा और ये कितना लीटर बाहर निकाल देगा? 1। यानी टैंक में ओवरऑल कितना लीटर जाएगा? 1। एक एक करके आप भरेंगे तो कितनी देर लगेगी? 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको। कितना टाइम? 20 मिनट। तो 20 मिनट आपका राइट आंसर था, जो कि कितना है? डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, इतना बड़ा ये देखो अगला 30 संख्याओं का औसत दिख रहा है इधर सभी को। 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, और 12 संख्याओं का औसत देखो। टोटल आप लोगों ने पढ़ा है एवरेज के लिए क्या पढ़ रखा है आपने? राशियों का योग। सम ऑफ डिजिट होता है और नंबर ऑफ डिजिट राशियों की संख्या। ठीक है, आप बोलेंगे ये सर ये चीज पढ़ रखी है। आ जाओ, आपको दे रखा है 30 संख्याओं का औसत इतना था, तो ये संख्या में संख्या डाल देते। ये 30 संख्या थे, इनका औसत आप लोगों को दे रखा है कितना? 55। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत 51 है, 15 का 51 दे रखा है, लिख देते। और अंतिम 12 संख्याओं का, अंतिम 12 संख्याओं का कितना औसत दे रखा है? 56 दे रखा है। आप बोले ये सर बाद में आपसे जो बोला है उसको देखो, 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो शेष 3 आप लोग बताएं, इन दोनों को जब जोड़ा तो कितनी हो रही है? 27। टोटल थी कितनी? 30। तो यहां पे कितनी संख्या शेष रह गई? 3। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसको इससे इंटू करके या लिखेंगे। तो इसको इससे इंटू किया तो कितना गया? आप बोलेंगे योग दिखाएगा, जो भी दिखाएगा क्या दिखाएगा? योग। तो ये 0 5 से गुणा किया 15, 5 से 15 1 16, 1650 होगा नहीं होगा? होगा। आप 15 को 20 से गुणा कर लेंगे, 15 को जब इससे गुणा किया कितना गया? 5। 15 को इससे गुणा किया 5, 15 एकम 15, एक बच्चा 15 5 75, 75 एक कितना होता है? 76। इसको 20 से गुणा कर लो। 12 को 6 से गुणा किया कितना होता है? 12 छिकी 72 से होता है 7। 12 को 5 से किया 60, 60 और 6 60। आप लोगों ने कहा सर 27 संख्याओं का टोटल, तो ये 27 संख्याओं का योग अलग से निकालेंगे। 30 का 1650 है, कितना गया ये? 7, कितना गया? 3, कितना गया? 14। समझ में आया? तो बोलोगे ये सर 1437 हो गया 1650 में से। अगर 1650 में से 1437 निकाल देंगे तो बचा कितना? आप बोलेंगे सर ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, 213 बचा। अब 213 उन 3 संख्याओं का क्या था? योग था। आप लोगों से बोला 68 और 74 को भी शामिल कर लो, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ये 3 का हो गया, 2 संख्या और जोड़ दो, 68 और 74। ये लो सर जोड़ दी, जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15, एक बचा। 7 और 6 कितना होता है? 13, 14 और 1 कितना हो गया? 15, एक बचा। ये कितना हो गया? 3। 355 का औसत, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 5 से काट लो 5, 5 से 7 बार, 5 से 1 बार, तो कितना आ गया? 71। समझ में सभी को पीछे तक? ठीक है ना। इसको खटा कैलकुलेट करना है एग्जाम में। उतारो, उतारो क्या? अगला देखो, समझ में आया? अगले की तरफ बढ़ो। पढ़ने से आंसर नहीं आएगा, आकृति बना के देखते क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज बोला तो त्रिभुज बना लो ना, त्रिभुज बना लेना एग्जाम में। ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं डी बी डी पर ए सी है, तो बी डी ये एक लंब है एसी पर डी, ठीक है। और डी बी सी 16 डिग्री है, डी बी सी ये कोण कितना दे दिया? 16 डिग्री, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। बीसी पर ई एक बिंदु है, बीसी पर एक बिंदु ई है, तो ई लिख लो,
ठीक है, यहां तक भी समझ में आया सर। आगे चलते हैं, प्रकार है तो CAE, CAE ये इस कोण की बात कर रहा है, CAE जो बीच में होता है उस कोण की बात करता है ये, ठीक है ना। तो CAE इस तरह से, तो ये कोण पूछा है अपन से, ठीक है। और ये कोण पूछा नहीं, ये दे रखा है 51 डिग्री, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। कोण AEB का माप, AEB ये पूछा है, ये कोण कितना होगा, समझ में आया, ठीक है, निकालते हैं। आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये मैं यहां पे लंब डालता हूं तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90। तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो आप लोग मेरे को बताओ ये कोण नहीं निकाल सकते किसी भी ट्राइंगल के तीनों भुजाओं का, किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है। ये इस त्रिभुज की बात करें सर, इसकी दिख रहा है सभी को, इसके ये कोण 16 है, ये 90 है, तो ये कोण कितना होगा, आप बोलेंगे सर ये तो 90 हो गया, तो ये 90 माइनस 16 कर लूंगा मैं, कितना बचा ये, कितना बचा ये, यहां से बचा 4 और यहां से 7, 8 में से गया तो 7, 74 डिग्री का कोण नहीं है ये। आप बोलेंगे ये सर ये चीज समझ में आई। आप लोगों से ये कोण पूछा है, बताओ इस त्रिभुज को, अब इस त्रिभुज की तरफ देखेंगे सभी, ये वाला, इस त्रिभुज को देखो एक बार गौर से, इस वाले को, ये इस त्रिभुज को, एक कोण 51 डिग्री है, ये कोण 74 डिग्री है, क्या इसका बाह्य कोण नहीं निकाल सकते। हमेशा याद रखो, बाह्य सम्मुख, जो सम्मुख कोण होते हैं अंदर वाले इंटीरियर कोण, उनका योग हमेशा किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर। तो बाह्य कोण निकालना है मेरे को, तो बाह्य कोण जब निकालोगे आप लोग, तो बाह्य जितने भी अंधे कोण होते हैं ना अंतर के, ये सम्मुख, दोनों सम्मुख कोणों का क्या होता है, योग होता है। कितना हो गया, 51 प्लस 74, कितना हो गया बेटा, ये 5 हो गया, 7 और 5 12, 125 डिग्री इसका राइट आंसर था। कौन सा ऑप्शन सही है, समझ में आया सबको। इस तरह से मैनेज करोगे, जब भी इस तरह से निकलवा ले, पहले आप आकृति बना लोगे, आकृति बना के उसमें देखोगे कौन सा कोण दे रखा है, कौन सा निकालना है, बस दिमाग में कंसेप्ट होने चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ो, एक तेराक धारा के अनुकूल 37 किमी प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 27 किमी प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। इस तरह जल में तैराक की जाल, देखो इधर एक तो दिए डाउन स्ट्रीम और एक दिए अप स्ट्रीम। अरे निकाल नहीं सकते थे क्या एग्जाम में, देखो अनुकूल दिशा तो x प्लस वाई दे दिया आपको, कितना 37, समझ में आया सभी को। और एक दे दी धारा की प्रतिकूल, यानी x माइनस वाई, कितनी दे दी 27। तो यहाँ पे x किसकी चाल है, नाव की, ये नाव की चाल है, और ये किसकी चाल मान रहे सर, धारा की। बहती हुई नदी के साथ चलेगा तो दोनों की चालें जुड़ जाती है, बहती हुई नदी के सामने से कोई भी नाव चलेगी तो दोनों की चालें, ठीक है। आप लोगों से तो क्या पूछा है, शांत जल में तैराक की चाल, क्या करोगे, जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ लेते, 7 7 14, 3 2 5 और 1 6, 2 का भाग देते तो 3 32, समझ में आया सभी को, 32 इसका राइट आंसर था। देखो ये तो है अप स्ट्रीम, और ये कौन सी है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को जोड़ के 2 का भाग दूंगा, नाव की चाल आती है, यानी x का मान आता है, और x यहां नाव की चाल है, वहीं यहां धारा की चाल है, दोनों को निकालना पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ो, इसकी तरफ देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ABC ने एक व्यवसाय में क्रम से 5, 6 और 9 महीने के लिए क्रम से 10,000, 12,000 और 15,000 का निवेश किया। साझेदारी से क्वेश्चन आया है, मतलब सब चैप्टरों से एक एक 2 क्वेश्चन उठा रहा है, किसी चैप्टर को टारगेट नहीं कर रहा है एग्जामिनर। साझेदारी का क्वेश्चन था, 3 जने थे, आप सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन थे, A, B और C। कौन कितने रुपए लेके आए, आपने कहा सर A 10,000 रुपए लेके आए, ये 12,000 रुपए लेके आए, और ये 15,000 रुपए लेके आए। इस तरह से इन्होंने पूंजी लगाई व्यापार में। सबसे पहले व्यापार में क्या लेके आते हैं, पूंजी, कैपिटल। उनको बताया गया 5, 6 और 9 महीने के लिए क्रमशः इतने पैसे लेके आए। लाभ में एक का हिस्सा 2500 रुपए था। देखो ये 5 महीने के लिए कारोबार में आया, ये कितने महीने के लिए कारोबार में आया, 5 महीने के लिए। एक बार ये 5 महीने के लिए कारोबार में आया, और ये कितने महीने, 6, और ये कितने महीने के लिए, 9 महीने। देखो जब भी ऐसा हो तो आप सबसे पहले कैपिटल का रेशियो को काट के किसका रेशियो बना लेंगे, लाभ का अनुपात, ठीक है। इनमें गेन कितना होगा, कितना पैसा, ये दोनों तीनों आपस में बांटेंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई। देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, 5 का यहां जा रहा है या नहीं जा रहा, ये 50 हो गए इंटू हो गए, और ये कितना हो गया, 12 को 6 से गुणा किया 72 हो गया, और 15 को 9 से गुणा किया तो कितना हो गया, 135, ठीक है। आप लोगों से दिया यदि लाभ में एक का हिस्सा 2500 रुपए, कितना है 2500, तो कितना गुणा है, 50 गुणा है। आपसे पूछा है तो कुल लाभ कितना होगा,
कुल लाभ तो देखो 50 इनको मिला, बेहतर। तो सबका टोटल निकाल लो। टोटल निकालेंगे तो कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 ये आ गया। उसके बाद 7 और 3 10, 10 और 5 15, एक हो गया। एक रे कितना हो गया, 2। अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो 257 का मान कितना होगा, इंटू करके निकाल के आओ। 0 35 3 25 28 2 10 2 12, 12,850, जो कि कौन सा ऑप्शन था, डी ऑप्शन। ठीक है ना, इसको एग्जाम से पहले एक बार लगा लेना। आगे बढ़ो। पल्लवी ने एक खिलौना 740 में खरीदा, उसे 16 की लागत से सजाया और खिलौनों को 558 में बेच दिया। हानि या लाभ प्रतिशत आप मेरे को एक बार देख के बताएं। 740 का खिलौना था, ये लो, खरीदा कितने में, पल्लवी ने 740 में, और उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया, उस पर कुछ भी कोई भी चीज एक्स्ट्रा लगाने के लिए कितना खर्च कर दिया, 16। यानी टोटल अपने पल्लवी ने अपने पास से कितने रुपए खर्च कर दिए, 756 रुपए। आप मेरे को देख के बताओ, और उसने बेच कितने में दिया, तो बेच दिया उसने 558 में। कोई सा भी चीजें देख के आपको ये लगता है कि लाभ हो सकता है पल्लवी को, नहीं। तो लाभ वाले दोनों आंसर नहीं है। कौन सा आंसर रहेगा, हानि में। और मेरे को बताओ, इन चीजों को देख के तुम लोगों को लग रहा है कि इनके बीच में कि ये पूरा कट जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, ये। समझ में आया कैसे पता चला सर को, सर ने पहले घटा लिया। मेरे को बताओ 740 पे मेरे को लाभ देखना है, 774 किसी चीज से कट ही नहीं सकता। देखो घटाओ एक बार, कितना हो गया, ये 2 आ गया इसमें से जब मैंने घटाया, और यहां घटाया तो कितना आ गया, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया, और यहां कितना गया, 182। 74 का कभी मल्टीपल हो सकता है कि 74 का, देखो 3 से घटाओ 7 21 हो सकता है क्या। और मैंने देखा ये 182 74 गुना और 100% पे। आप मेरे को बताओ 74 का कभी ये हो सकता है क्या, तो कितना गुना है, 7 21, डबल तो है नहीं, 200 के तो 5, अच्छा इसने काटा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन में आएगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई पीछे तक, ठीक है। आगे बढ़ो। तो इतना सटीक दिमाग चलना चाहिए कि वहां पता होना चाहिए कटेगा ही नहीं, लाभ वाले आंसर है ही नहीं। कोई आदमी 740 करके 558 में बेचेगा तो भी हानि है उसको, तो आंसर तो कहीं में आएगा, हानि में। लाभ तो होगा ही नहीं। कुछ बेचारे जो गरीब आत्मा होती है वो पापों की जो कल ये लगा चलो लाभ की बात भी कर रहा था, ये हो सके चाहिए। इतना भी गरीब नहीं बनो, दिमाग को चल्लू रखना है, आंसर पता लग जाएगा अपने आप। दिमाग में कैलकुलेशन आ जाएगी, ये आंसर हो सकता है इसका, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन से आंसर पता लग जाते हैं। सबसे बढ़िया चीज यही है कंपटीशन की, कितने ऑप्शन होते हैं इसमें, 4 ऑप्शनों में से एक आंसर है, पता लग जाता है। यकीन मानो पता लग जाता है। रोहित सर के सामने कोई भी आंसर हो, देखते पता लग जाए, ये आंसर हो सकता है इसका, ठीक है ना। मेरे को तो क्वेश्चन में मत दिखाओ, मेरे को 4 ऑप्शन दिखा दो बस। क्वेश्चन पढ़ने के मेरे को तो मेरा मन करता है ये आंसर हो सकता है इसका, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ो, ये समझ में आया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य नहीं है। भाज्य के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कोई संख्या कॉमन नहीं होती। 11 और 13 में कोई कॉमन नहीं है, सहभाज्य है। आप लोगों को लगा क्या ना, नहीं है, ठीक है ना। ये भी सहभाज्य है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये भी सहभाज्य है। लेकिन देखो 17 34 17 का ही मल्टीपल है, 17 को 2 से गुणा करते हैं कितना आता है, 34। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। समझ में है सभी को। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। देखो क्रम से 135 मीटर लंबी और 102 रेलगाड़ियां थी, 135 मीटर और 155 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए ऐसे ट्रेनें चल रही होगी, विपरीत विपरीत चल रही है तो चालें जुड़ेगी, ठीक है। ये 135 मीटर लंबी थी और ये कितनी लंबी थी, 155 मीटर लंबी थी, विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी किसी स्पीड से चल रही है, 65 किलोमीटर पर घंटे। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी, वे एक दूसरे को कितने समय में पूरी तरह से अलग हो जाएगी। एक दूसरे से अलग का मतलब कब पार कर लेगी, दोनों बातें एक ही है। अलग हो जाएगी यानी निकल जाएगी क्रॉस करके। देख लेते, एक दूसरे की तरफ चलेगी तो आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि दोनों की चालें जुड़ जाएगी। दोनों को जुड़ के कितनी हो गई, 145 किलोमीटर दोनों का ऐड हो गया, ठीक है। अभी जब भी कोई भी ट्रेनें हो, चाहे आगे से चाहे विपरीत चल रही हो चाहे एक दिशा में, दोनों की लंबाई हमेशा क्या होगी, जुड़ जाएगी। दोनों की लंबाई का योग किसे माना जाएगा, डिस्टेंस को। टोटल दूरी स्पीड क्या होगी, दोनों की चालों का योग। आपने बोला सर ये स्पीड हो गया, आपसे तो टाइम पूछा है। टाइम का क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों की लंबाइयों का योग कितना हो गया 0, 5 और 3 8 कितना हो गया बेटा 9, एक रे कितना हो गया 2, 290 मीटर को पार कर रही है एक दूसरे में स्पीड। लेकिन स्पीड लगाने से पहले आप देखो कि ये सारी बातें मीटर में और ये किस में चल रही है, घंटे में। आप इसको किससे चेंज कर देंगे 5/18 से। किसी को ये चीज पता नहीं है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर को पहले क्लियर कर ले एक बार, ठीक है। 5/18 से आप इंटू कर लेंगे तो 145 गुना कितना 5 नीचे चले जाएगा और ये कितना आ जाएगा ऊपर 18, 29 का 5 गुना 145 होता है क्या। आप बोलेंगे ये सर तो ये तो कितनी बार कटा 5 बार, 5 से कितनी बार कटा 2 बार। देखो कितना हो गया 9 18 दूना 36, 36/5 करके आओ 5 7 35 होता है, 5 से 2 बार 7.2, डी राइट ऑप्शन था इसका। समझ में सभी को कौन सा ऑप्शन सही था, डी। आगे बढ़ो। 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 8 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, जैसे आपको एग्जामिनर बोले वैसे के वैसे लिख देना आपको। 16 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस, एसपी क्या है सेलिंग प्राइस, 8 पुस्तकों के सीपी के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर। आप बोलेंगे ये सर क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले आप इसको काटो, कितनी बार कटा 2 बार, यानी आपने बोला सर एक कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितने के बराबर है 2 सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कर लो, इसको इधर ले जाओ तो आप लोगों को बटा 2/1, यानी आपने 2 रुपए की चीज कितने में बेच दी 1 में, यानी 2 रुपए पे कितना घाटा खा लिया 1 रुपए का। हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य पे निकाल के आओगे, 1 रुपए का घाटा हुआ है 2 पे, परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे 100%, और इसका आधा कितना होता है 50%। लाभ हुआ क्या नहीं, क्या हुई है हानि, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा हानि। ठीक है, समझ में है सभी को। आगे बढ़ते हैं। एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है ए, एक कार्य को 10 दिनों में, ए के लिए बोला गया ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, लिख लेंगे। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में कर सकता है, लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि वे दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। सबसे पहले आप लोग एलसीएम लेंगे और ये देखेंगे कितना वर्क है, तो एलसीएम आपको बताएगा टोटल वर्क क्या है। ठीक है, तो टोटल वर्क का पता करो एलसीएम। एलसीएम आपका कितना आया 20, आप डिवाइड करेंगे तो 2 आया, डिवाइड करेंगे तो कितना आया 1। आपसे पूछा 6 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रहता है। ये दोनों साथ जाते हैं। टोटल मान लो किसी फार्म हाउस में 20 पेड़ लगाने हैं तो एफिशिएंसी से आपको पता चला ये एक दिन में कितने पेड़ लगाता है 2, ये कितना लगाता है 1, दोनों मिलके कितना लगाते हैं 3। कितने दिन तक पेड़ लगाए इन्होंने 6 दिन तक। कितने पेड़ लगा दिए इन्होंने 18, 20 में से 18 लगा दिए, बच्चे कितने 2। टोटल काम कितना था 20, यानी उन्होंने 1/10 काम ही छोड़ा है, बाकी कितना काम छोड़ा है 1/10। कौन सा ऑप्शन सही था, समझ में आने लग गया सभी को। इस तरह से मैनेज करेंगे जल्दी निकल। एक्सपेक्टेड पेपर है उसको सोल्व कर रहे हैं। देखो क्या दिया था 40, इस तरह से आपको देखो तीनों ब्रैकेट में जब भी क्वेश्चन आए छोटा मंजिला बड़ा, आप लोग सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। कौन से वाले को कर लेंगे, छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे बेटा। देखो सबसे पहले आप छोटे को करेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ये इससे इंटू होगा 1 10 और 10 को इससे इंटू गया तो माइनस का 20, यानी ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बाहर चलते हैं, ये भी पूरा 0 हो गया, बाहर निकलते हैं 0 और ये भी 0, यहां तक 0 हो गया बेटा पूरा। जब इससे गुणा किया तो कितना हो गया 40, 40 को ये 3 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 30 हो गया, 30 इसमें से घटा तो कितना हो गया 10। आपका राइट आंसर कितना गया 10। समझ में आप सभी को। तो सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट के पास जाएंगे, फिर मंजिला के पास जाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट। इस तरह से ओडिंग होती है इनकी बोर्ड मास। तो एक बार बोर्ड मास पे कमांड बनाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो एक दुकानदार ने एक वस्तु 576 रुपए में खरीदी और 4% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। देखो सबसे पहले दुकान वाले किसी वस्तु को खरीद के लाए होंगे तो खरीदा मूल्य, एक दुकानदार 576 रुपए में खरीद के लाता है कोई वस्तु। ठीक है बेटा, आप लोगों से दुकान वाले ने कहा कि 4% की छूट देने के बाद भी 15%, तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करेगा तो 15% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी, आप बोलेंगे सर 576 बटे इसको 15% प्रॉफिट चाहिए, 15% तो 15 इंटू कर देगा 115, 15% लाभ होगा। हर चीज कितनी होती है
100% के बराबर। 100% लाभ होगा तो कितनी हो गई, 115 हुई कि नहीं हुई? आप बोलेंगे ये सर परसेंट का नीचे कितना लगा दो, 100 लगा दो, ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गई। लेकिन आपसे पूछा है एमआरपी, एमआरपी अगर आपको निकालनी है तो सेलिंग प्राइस में कितना डिस्काउंट ऐड करा, 4%। तो 576 तो आपको पता चला, 576 गुना 115 तो आपका क्या है, आपका सेलिंग प्राइस था, इस पे एमआरपी ऐड कर दो तो 5% से डिस्काउंट, तो किसके बराबर, 96%। कितना हो गया, 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। देखो ये सीधा किससे कट रहा है, 9 के 54, 6 से। कितनी बार कट रहा है, 6 से, 6 से पूरा पूरा कट रहा है। तो एमआरपी कितना आ गया, 6 से 5 को गुणा किया तो 3 बचा, 6 और 3 9 और 6, 690 आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो 690 आपका राइट आंसर होगा जो कि एमआरपी होगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ो। देखो ये एक और क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 17 है और x स्क्वायर, जब भी आप लोगों से ऐसे पूछ ले, जैसे आप लोगों को दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 17 है और आपसे पूछे पावर 2 में, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है आपसे। अगर पावर 2 पूछ ले तो आप जो संख्या दे रखी है उसके पावर 2 लगा के 2 इकट्ठा क्या आएंगे। समझ में आप सभी को? x प्लस 1/x, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर पूछ ले तो जितनी वैल्यू दे रखी है उसका पावर 2 लगा के 2 इकट्ठा दो, वही आंसर। देखो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 में से 2 गया तो कितना हो गया, 287। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये इतने ही क्वेश्चन थे और ये आने वाले पेपर के लिए, ये पेपर भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ग्रुप डी के पेपर आपके पास आते रहेंगे, जैसे भी एक्सपेक्टेड पेपर है, जिनके एग्जाम नहीं लगी उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जिनके अभी एग्जाम है हाल ही में लगने वाली, तो वो इन पेपरों को एक बार देख ले, आपको अच्छा फायदा होगा, ठीक है। धन्यवाद।